भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे। स्टूडेंट इमेजिन करो कि जब कोई स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में टॉप करता है ना, पूरे बोर्ड एग्जाम में वो टॉपर बनता है, तो उसके यहां बहुत सारे लोग उससे मिलने जाते हैं। मीडिया वाले तो माइक लेकर पहुंचे रहते हैं, भैया कैसे आपने टॉप किया, कैसे क्या हुआ। तो आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको वो बनना है ना जिसके लिए लोग माइक लेकर खड़े हैं, मतलब आपको टॉपर बनना है। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी यानी कि मैराथन ये क्लास होगा। ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपको भी 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाना है ना, तो बस ये एक वीडियो आपको हिंदी में टॉपर बनाएगा। और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप 100 में 99 या 100 में 100 भी ला सकते हो। तो ये हिंदी का एक महा मैराथन क्लास होगा। आज एक ही वीडियो में हम हिंदी में 100 नंबर कंप्लीट करेंगे, पूरा हिंदी एक ही वीडियो में खत्म। मैं गारंटी लेता हूं अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो इसमें मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा 2026 वाले छात्रों। पूरा हिंदी एक ही वीडियो में आज हम जानेंगे। सबसे पहले ये जान लो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखो ध्यान से, 19 टॉपिक टोटल हम पढ़ेंगे, पूरे हिंदी का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सबका सफाया। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले पढ़ेंगे 10 नंबर, फिर गद्यांश 10 नंबर, फिर पद्यांश 10 नंबर, फिर लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, फिर कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, फिर कहानी 5 नंबर, मतलब ये सब आज हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में खंड काव्य को पढ़ेंगे, ये खंड का हो गया। संस्कृत गद्यांश पढ़ेंगे 7 नंबर, फिर पद्यांश, मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर, अपठित गद्यांश 5 नंबर, फिर ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, इसका भी 2 नंबर, ठीक है। फिर ये सब 2-2 नंबर के जो है, मतलब पूरा हिंदी ही आज हम, पत्र लेखन 6 और निबंध 9 नंबर। इस सारे टॉपिक को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये क्लास 1 घंटे से भी ज्यादा की क्लास होगी। तो आपको करना क्या है, बस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ऐसे ही और भी क्लासेस चाहिए तो कमेंट में मोर लिख देना, मोर क्लास, ठीक है। और बाकी अगर इन सभी का आपको पीडीएफ चाहिए, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पीडीएफ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन नोट्स चाहिए, पेपर चाहिए, वीडियो चाहिए, वो भी व्हाट्सएप पे, तो आप क्या करना, मेरे इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लेना 9918332305। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना भाई, मैं आपको टॉपर बनाकर रहूंगा। ऐसे ऐसे नोट्स, वीडियो और पेपर दूंगा ना कि इस बार आप ही टॉपर बनोगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, सबसे स्पेशल टॉपिक। और भैया इस वीडियो में 4 टॉपिक ऐसे भी है ना जो 100% फिक्स होते हैं। जैसे कौन कौन से, लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य, ये 20 नंबर आपके 100% फिक्स हैं। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा पढ़ना, ये भी ध्यान रखना। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना भैया बहुत स्पेशल है, कितनी बार आपके एग्जाम में आया खुद ही देख लो। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, बताओ कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, तो भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं कवि वचन सुधा के संपादक। ध्यान से समझना, वीडियो को लाइक करते हुए चलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। एग्जाम आ रहा है, मेरे चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। फायदा आप ही का है मेरे भाई, नो इन्वेस्टमेंट ओनली प्रॉफिट। दूसरा, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? 2016-2023 में आ चुका है भैया, जयशंकर प्रसाद की, रामकुमार वर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या श्याम सुंदर दास की? अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है भारत दुर्दशा, सिंपल सा है। चलो भैया तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पूरे 50 नंबर के क्वेश्चन हमें देखने हैं, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार आ चुका है, 26 में इंतजार है और आएगा ही आएगा, ठीक है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग,
छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, तो भैया सिंपल है, द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह जी। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैं यहां से आपसे करने जा रहा हूं, फटाफट आंसर बताइएगा। बताइए प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बच्चे पार्टी। जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार कौन है? जीवन और दर्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद या रामवृक्ष बेनीपुरी? भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार। फटाफट इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना। हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर मैं और भी क्लासेज आपको दे चुका हूं, 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया है। जाकर यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शुभम लेक्चरर, वीडियो आपके सामने होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन, मैला आंचल किसका उपन्यास है? बताओ मैला आंचल ये किसका उपन्यास है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या मुंशी प्रेमचंद? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है मैला आंचल। 5 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन टोटल हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि और भी टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी जो भी आप पढ़ाते हैं उन सबका अगर नोट्स मिल जाता है, एक सीरियल वाइज सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके एग्जाम में आएंगे, वो क्वेश्चन मिल जाते, पेपर मिल जाता, इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाता, भैया सब कुछ मैं देता हूं। यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिलती हैं, बाकी हमारा एक ऐप है, प्ले स्टोर पे जाना, शुभम लेक्चरर सर्च करना, ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर सबको दिया जाता है। व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको नोट्स और वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन उसमें आपको क्रैश कोर्स मिलेगा जब डाउनलोड करोगे, उसी को ज्वाइन करना है। सारे फीचर आपको उसमें मिलेंगे मेरे भाई। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी जानकारी चाहिए या नोट्स लेना है तो 9918332305 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे कांटेक्ट या कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। अब समय नहीं है, मैं यही कहूंगा कि आप लोग फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आप लोगों की तैयारी बेटर हो सके, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? हरिवंश पुराण, देवसेन, बिमल देव, पुष्पदंत, स्वयंभू? तो इसके रचनाकार है स्वयंभू। हरिवंश पुराण के जो रचनाकार है ना, जिनको इसने लिखा है ना, वो देखो स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन है? बताओ मैथिली शरण गुप्त जी का सबसे पहला काव्य संग्रह कौन सा है? अनघ, भारत भारती, पंचवटी, सिद्धराज? भारत भारती जो है ना, मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है। एक क्वेश्चन और यहां से 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, बहुत ही सिंपल है, शायद सबको पता हो। कामायनी किसकी रचना है? फटाफट आंसर देना। दूसरा क्वेश्चन है यामा किसकी रचना है? दोनों का आंसर आपको देना है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों। 8वां, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो कामायनी रचना है इसमें कितने सर्ग हैं? चलो मैं बता देता हूं। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है, तो कितने सर्ग हैं? 9, 12, 15, 17। तो कामायनी महाकाव्य में टोटल 15 सर्ग हैं, तो 8 का तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा तो होता नहीं भैया कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, मुझे एक एक करके समझाना है। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, इतना काफी है मेरे भाई। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कैप्चर कर ले, बाकी क्या चाहिए जिंदगी के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 9 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना पर मिला था? बताओ सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर उनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया? कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा या स्वर्ण किरण? तो इसका राइट आंसर होगा लोकायतन। सुमित्रा नंदन पंत जी की एक रचना है लोकायतन, उनको उनकी इस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन, छायावाद युग की कृति है, इसमें से कौन सी रचना है जो छायावादी युग की है? बताओ फटाफट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा माइंड देखो। साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, रामचंद्र का? अरे भैया कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। और जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावादी युग के कवि। देखो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक और हैं, ठीक है। ये सब जो है ना
कामायनी, ये इन्हीं की रचना है, ठीक है, और ये होगी छायावादी युग की रचना। तो टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न तो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। साथ साथ मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने होंगे, क्योंकि इसमें 100% तो फिक्स होता नहीं कि मैं बता दूं बच्चों यही पढ़ लो यही आ जाएगा। ऐसा कोई भी टीचर नहीं बता सकता कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए, दैट्स नॉट फिक्स। हाँ, बाकी टॉपिक हैं जिसमें फिक्स होते हैं लेकिन इसमें नहीं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। प्रैक्टिस एक स्टूडेंट को परफेक्ट बनाती है। तो बस प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, बाकी आगे बढ़ते रहो, जो होगा देखा जाएगा। चलो भैया चलते हैं गद्यांश पे। ये देखो आ गया गद्यांश आपके सामने। गद्यांश में क्या होता है, कुछ नहीं, 10 नंबर का पूछा जाएगा। एक गद्यांश आपको इतना बड़ा दे दिया गया, 2022-24 में आ चुका है। इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में मिलेगा, ठीक है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे जाकर ऐसे कॉपी में लिखना है, ये सब तो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें पेपर में सिर्फ क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो मैं इसको पढ़ता हूं, क्वेश्चन का आंसर ढूंढता हूं, फिर लिखना सिखाता हूं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जल की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भैया किस चैप्टर का है, देखते ही तुम पहचान गए होगे, और हम तो पहचान ही गए। देखो राष्ट्र आया है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है। कई बार इसमें आपको राष्ट्र और संस्कृत देखने को मिलेगा। तो ये किस चैप्टर का है, देखो यहां पे भी राष्ट्रीय आया है। तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगर ये पहचान गए भैया ना, 2 नंबर आपका फिक्स है। 2 नंबर पक्का है, कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि पाठ का नाम लेखक का नाम भी पूछा जाता है। देखो पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर मिलेगा इसके लिए। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो जिसके नीचे रेखाएं हैं उसकी व्याख्या करनी है। ये देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसकी अपनी भाषा में व्याख्या कर दो। 3 लाइन में लिखा है, आप 5-6 लाइन में लिखकर काम खत्म कर दो, ठीक है। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखो अभी मैंने बताया था, बस ढूंढो केवल। ये देखो राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। बस ये एक लाइन 2 नंबर आपको दिलाएगी। ये एक लाइन याद रखना मेरे भाई, ऐसे ढूंढ कर लिखना है। गद्यांश में कुछ नहीं होता, जो कुछ आपको दिमाग लगाना है वो लगाना है पद्यांश में। चलो अगला क्वेश्चन, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो देखो यहां पे दिया गया है, ये देखो, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। बस यही एक लाइन लिख देना है। देखो सारी चीजें सिंपल होती है। नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन का कीवर्ड लो, जैसे राष्ट्र का लोप था उसको इस गद्यांश में ढूंढो, वही लिख दो। बहुत इजी होता है। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 5वां, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो ये देखो भैया, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। बस ये एक लाइन, फिर 2 नंबर कंप्लीट। तो क्या मतलब इसमें है ही कुछ नहीं। चलो अब जब इसको हम लिखेंगे कॉपी में ना, सबसे पहले लिखेंगे राष्ट्र का तीसरा ... करके संस्कृति है। इसको लिखना जरूरी है, कॉपी में लिखना। पहले आप डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या, फिर ऐसे राष्ट्र का ... करके संस्कृति है। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि गद्यांश 2 दिए जाते हैं, करना एक ही रहता है। आपने कौन सा किया है एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। तो ये ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखो भैया सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं, संदर्भ अगर ना लिखना चाहे तो देखो लिख देना पाठ का नाम
राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। बस इतना लिख दो, 2 नंबर फिक्स, कोई नहीं काट सकता। आप ऐसे भी लिख सकते हो संदर्भ के रूप में, देखो ऐसे हेडिंग डालना, लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ये लेखक का नाम, ये पाठ का नाम और 2 नंबर कॉपी चेक करने वाला कर देगा आपके नाम। बस हो गया, हो गया। सिंपल सा है कि नहीं है? तो ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, दैट्स ए सिंपल। वो दोनों तरीका सही है, 2 नंबर फिक्स। दूसरा देखो बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अरे भैया थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दो, मैं कहता रहता हूं यू आर आल्सो आर राइटर, आप खुद एक लेखक हो मेरे भाई, टेंशन कहां ले रहे हो। दूसरा ये थोड़ा बड़ा लिख देंगे, देखो ध्यान से, हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक अंग है। भैया जब दिमाग ही हमारे अंदर नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्ध निहित है। बस उसी लाइन को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो, काम हो गया, ठीक है। वहां 3 लाइन था, आपने 5-6 लाइन में लिख दिया, हो गया, 2 नंबर फिक्स हो गया। अब जरूरी नहीं है यही सेम लिखो, थोड़ा अपनी तरफ से भी मिक्सअप कर दोगे, नंबर मिल जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एकदम बुके वाला रट के चले जाओ, लिख दो, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 2 क्वेश्चन हो गए, 4 नंबर फिक्स। 3 नंबर, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, वही हम लिखेंगे भी यहां पे। तीसरा देखो, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। ये देखो 2 नंबर फिक्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते चलो। नोट्स चाहिए फटाफट प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड करो, आप ही लोगों के लिए वो मैंने लॉन्च किया। चलो तीसरा, राष्ट्र। चौथा, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो इसका आंसर भी मैं बता चुका हूं, वही चीज हम यहां पे देखेंगे। कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो ये देखो, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अभी मैंने ढूंढ कर बताया था, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं, गद्यांश में मैंने ढूंढ के आपको बताया था, वही चीजें हम यहां पे लिख रहे हैं मेरे भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो और 10 नंबर कंप्लीट कर लो फटाफट। चलो ये हो गया। चलो, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? बताओ। अभी मैंने वो भी बताया था, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। लो बच्चों 2 नंबर ये भी कंप्लीट। और कॉपी चेक करने वाला ऐसे देगा 10/10, मतलब पूरे नंबर, एक भी नंबर नहीं काट सकता। बाकी मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि आप राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, निंदा रस, इन 4 चैप्टर के सारे गद्यांश पढ़ लो, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। चलो भैया अब चलते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश पे। ये देखो पूरे के पूरे 10 नंबर के ये भाई साहब भी आते हैं भैया, और ये भी बहुत इजी है, बस आपको हिंदी मीनिंग आना चाहिए। देखो पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीत और ये सारे चैप्टर आप पढ़ लेना, कुछ बाकी इसी में से आएगा। तो आज हमने लिया है कैकेयी का अनुताप चैप्टर का एक पद्यांश। देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। मतलब कैकेयी जी जो है ना, उन्होंने श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था। अब वो जो है ना श्री राम जी के पास पश्चाताप करने गई हैं अपने पुत्र भरत को लेकर, ठीक है। तो देखो क्या कह रही हैं, मतलब सब कुछ बातचीत हो रहा है। तो कैकेयी जी कह रही हैं, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, यानी कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार है रघुकुल की ऐसी रानी पर जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। लेकिन वहां पर श्री राम के पास जो सारी सभा गई थी ना, वो चिल्ला उठी कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने
वो माता तो सौ बार धन्य है जिस जननी ने है जना भरत सभाई, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। क्योंकि भरत जो है ना वो काफी अच्छे थे, वो नहीं चाहते थे कि उनको ही अयोध्या का राज्य मिले, वो चाहते थे सारे भाई मिलजुल कर रहे, ठीक है। लेकिन कैकेयी जी ने बिल्कुल गलत किया, महास्वार्थ ने घेर लिया उनको। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, मतलब प्रभु श्री राम के साथ पागल होकर वहां पर सभा चिल्लाती है, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। क्योंकि भरत काफी अच्छे थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से समझो। कैकेयी का अनुताप चैप्टर का ये है और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। सिंपल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलो भैया ये भी कर देते हैं। देखो करना कुछ नहीं है, ध्यान से समझना। चलो ये देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीवया मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। बस इसकी व्याख्या कर दो, अभी मैं बताता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है ना, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। मतलब कैकेयी जी जो है ना स्वयं से धिक्कारती, वो स्वयं को धिक्कार रही हैं कि मैंने ऐसे अनुचित कर्म क्यों किए। तो देखो यहां पे लिखा है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। ठीक है, बस यही लिखना है, ऐसे ही आपको लिखना है। अभी मैं लिखना भी सिखाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन तुम तो धन्य हो क्योंकि तुमने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। 5वां, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। बस हो गया भैया, ऐसे कुछ लिखना है। तो आपको करना क्या है, वही सेम प्रोसेस। पहले निज जन्म डॉट 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 करके लाल की माई ऐसे लिख देंगे, लिखना जरूरी है। देखो ये ऐसे निज जन्म डॉट 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 करके लाल की माई। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आप डायरेक्ट लिख सकते हो शीर्षक का नाम पवन दूती का, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे संदर्भ के रूप में। ठीक है, चलो ऐसे लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश, यहां पे पद्यांश कर देना। प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को लिख देना है संदर्भ। ये हो गए कवि और ये हो गए शीर्षक। ठीक है, 2 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरा देखो क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। ये देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या करनी है, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। बस इसी की व्याख्या करनी है। चलो हम डालेंगे हेडिंग अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखेंगे कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। बस यही लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। ठीक है, मतलब आपको अगर पद्यांश में पूरे नंबर लाने हैं तो आपको हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी मीनिंग आपको आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, 4 नंबर कंप्लीट। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। तो देखो इसका भी आंसर देख लेते हैं हम लोग। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी ने ऐसे स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। बस यही लिख दो, 2 नंबर, ये भी फिक्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4,
कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं, मतलब श्री राम जी जो हैं कितने महान पुरुष थे आपको पता है। तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत क्या कहते हैं वो, तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागे नहीं हो, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। बस 2 नंबर यहां पर भी फिक्स हो गया। मीनिंग आ रहा है तो आप बहुत आसानी से पद्यांश को सॉल्व कर सकते हो, ये ध्यान रखना, बस हिंदी मीनिंग आपको आना चाहिए। चलो 5वां, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी, मतलब सभा जो वहां पे बैठी थी वो प्रभु श्री राम के साथ क्या चिल्ला उठी। तो देखो, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। ठीक है, बस हो गया। यही आपके 5 क्वेश्चन थे, 10 नंबर यहां पर भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन मत रखना भैया, पद्यांश पर भी मैं वीडियोस बना चुका हूं, बस YouTube पे जाना, सर्च करना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो भैया आप चलते हैं साहित्यिक परिचय पर, हमारा 30 नंबर कंप्लीट हुआ। चलो अगला, अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय, और आज हमने लिया है एक ऐसे महान लेखक का साहित्यिक परिचय जिनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5 नंबर ये आपके फिक्स कराएंगे। मैंने देखा है आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार ये पूछे जाते हैं। 3 आप साहित्यिक परिचय पढ़ देना लेखकों में, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सन अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी, या प्रोजी सुंदर रेड्डी या फिर हरिशंकर प्रसाद, किसी एक का पढ़ लेना। 5 नंबर आपका 100% फिक्स है, गारंटी है ये 100% फिक्स। देखो सबसे पहले जीवन परिचय हम लोग लिखेंगे। जब भी किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखो ना, सबसे पहला हेडिंग आप लिखना बच्चों जीवन परिचय, फिर हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे जो कि मेन हेडिंग होगा, और उसके बाद में हम लिखेंगे रचनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीवन परिचय लिखेंगे। आप जीवन परिचय के जगह पर एक संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो, एक बॉक्स बनाकर, वो भी सही है। तो देखो, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। जीवन परिचय में हम लिखते हैं इनका जन्म, जन्मस्थान, मृत्यु, मतलब इनके जन्म के बारे में पूरी चीजें, शिक्षा दीक्षा ये सब। ठीक है, फिर साहित्यिक परिचय में हम क्या लिखते हैं, इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, कैसी कैसी रचनाएं करते थे, कौन कौन से पुरस्कार मिले, ये सब आप इसमें लिखिएगा। देखो ध्यान से, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। मतलब इतनी सारी क्वालिटीज थी इनमें। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इतने महान थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। तो ये पूरा साहित्यिक परिचय, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो इनको जो जो मिले हैं पुरस्कार वो भी हमने लिख दिया। देखो द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। देखो मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं, कुछ बच्चे होंगे जो किसी और बुक से दूसरा साहित्यिक परिचय याद कर लिए होंगे। देखो भैया हर एक बुक में साहित्यिक परिचय बिल्कुल सही है, सब में सेम नहीं रहता, तो आप वो भी लिख सकते हो। नहीं याद किया है तो इसको उठाकर लिख देना। ठीक है, चलो रचनाएं देख लो। देखो 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय का, 2 नंबर रचनाओं का। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पल्ब, कल्पलता। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे भी ये उपन्यास में देखो अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की
की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, ये सब। ठीक है। संपादन में नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। और एक चीज और ध्यान रखना मेरे भाई, आप लोग इसमें से पूरी रचना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, निबंध लिख देना, इतिहास लिख देना और उपन्यास लिख देना, बस ये 3 लिख दोगे नंबर आपको मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहो। चलो स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लो और इसका ले लो। ठीक है। तो ऐसे अगर लिखोगे ना 5 नंबर पूरे आपको मिलेंगे, 5/5। ठीक है। चलो अब चलते हैं एक कवि का साहित्यिक परिचय देखते हैं। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, मैंने सभी लेखकों, सभी कवियों का साहित्यिक परिचय एक वीडियो में बना रखा है। आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको सारे लेखक, सारे कवि एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, उसको जाकर जरूर देख लेना। तो कवियों में हम रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ेंगे, 5 नंबर आज कंप्लीट होगा। देखो जीवन परिचय सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई और इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास, चेन्नई में हो गया। ठीक है, बस इतना लिखना आपको जीवन परिचय में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साहित्यिक परिचय देखो बच्चों, मेन हेडिंग, दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना आपको लिखना साहित्यिक परिचय में। रचनाएं देख लो, दिनकर जी की रचनाएं निम्न है। काव्य रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी बहुत फेमस रचना है। कविता संग्रह में रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा। इतना ठीक है। स्मृति तिलक, हारे को हरनाम आदि, ये हेडिंग नहीं है, ये इसी में है। ठीक है। बाल साहित्य में धूप छाह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, बस इतना। ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया 5 नंबर, ये भी कंप्लीट हो गया। इतना लिख दोगे 5 में 5 पूरे मिलेंगे। कुछ है नहीं, सारे साहित्यिक परिचय मैं एक वीडियो में भी बता चुका हूं। अब हम चलते हैं कहानी पे। देखो बच्चों, कहानी जो है ना, मैं जो कह रहा हूं वही कहानी पढ़ो, काम खत्म। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, इन 3 कहानियों को पढ़ लो, लेकिन इनका उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ लेना। 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ये 110% फिक्स टॉपिक है, ये ध्यान रखना। तो आज हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश। होता क्या है ध्यान से समझना, देखो ध्यान से। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला भी स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। ठीक है। बहादुर एक लड़का है जो कि 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का है, जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। मतलब एक बहादुर लड़का होता है 12 से 13 साल का नेपाल का ना, जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। और यहाँ पे निर्मला को नौकर की जरूरत होती है, दोनों की मुलाकात होती है और फाइनली होता क्या है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। पहले बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोर बर्ताव हो जाता है। वो घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। और इतना ही नहीं, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। जब वो चला गया तो सब ढूंढेंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलो, पहले इसका फिर इसका। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे।
बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया अब पछताने से कुछ नहीं होगा जब वो चला गया। ठीक है, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। बस इतना लिख दो बहादुर कहानी के सारांश में, 5 नंबर कंप्लीट। तो इतना तो हो गया भाई, 45 नंबर हुआ अभी। लेकिन एक मैंने बताया था खंड काव्य। अब देखो खंड काव्य में क्या होता है, ये जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में श्रवण कुमार, कुछ जिलों में मुक्तियक, कुछ जिलों में आलोकवृत। तो अलग अलग जिले में अलग अलग है मेरे भाई। ठीक है, तो आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अगर आपको खंड काव्य पता है तो भी कर देना, नहीं पता तो भी अपने जिले का नाम कमेंट कर देना। देखते हैं आप में कौन सा खंड काव्य है। ठीक है, हो गया 50 नंबर हमारा यहाँ पे फिक्स। देखो 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य। ये देखो 50 नंबर कंप्लीट। ठीक है, हो गया। चलो खंड खा पे चलें। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से हमारा स्टार्ट होता है खंड खा। बेटा खंड खा भी 50 नंबर का होता है, बराबर के हकदार हैं दोनों। चलो इसमें सबसे पहले संस्कृत आता है। संस्कृत का गद्यांश आएगा ये 7 नंबर का। उसके बाद में संस्कृत का पद्यांश या श्लोक रहेगा 7 नंबर का। उसके बाद हिंदी व्याकरण का पोर्शन रहेगा। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो इसमें करना क्या होगा, ध्यान से समझो। ये आपको संस्कृत का एक गद्यांश दे दिया गया है। संस्कृत भाषायाम महत्वम चैप्टर का ये गद्यांश है। और इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ इसका संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। बस 7 नंबर आपको मिल गया। संदर्भ में लिखना है ये किस पार्ट से लिया गया और हिंदी अनुवाद कर दो, 7 नंबर कंप्लीट। देखो गद्यांश के लिए, संस्कृत गद्यांश के लिए आपको मैं कुछ चैप्टर बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे संस्कृत भाषा या महत्वम है, पंचशील सिद्धांत, महामना मालवीय और जातक कथा। ये 4 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो ना, आपका संस्कृत गद्यांश फाइनल है। चलो देखते हैं भैया, देखते हैं। इसका पहले हम हिंदी मीनिंग निकालेंगे, बाद में इसको लिखना कैसे वो हम बताएंगे। ठीक है, चलो देखो। धन्य वयम भारत देशा, धन्य है वो भारत देश, यत्र जहां समुल्लस्यत मतलब सुशोभित होती है, जनमानस पावनी मतलब लोगों के मनों को प्रसन्न करने वाली, भव्य भावोद्भावनी भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसौनी शब्द राशि को जन्म देने वाली, सुर भारती मतलब संस्कृत भाषा सुशोभित है। मतलब धन्य है वो भारत देश जहां लोगों के मन को प्रसन्न करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेषु विद्यमान, निखिलेष्वपि उपस्थित, वाग्डयेषु मतलब साहित्यों में, अस्य इसका, वाग्डयम साहित्य सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम सुसंपन्न चावर्तते है। मतलब विद्यमान, वर्तमान में विद्यमान सभी साहित्यों में इसका जो साहित्य है ना वो सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, संस्कृत का साहित्य। ठीक है, देखो इयमेव भाषा, ये भाषा संस्कृत नामनापि, संस्कृत के नाम से लोके विश्व में प्रथिता अस्ति जानी जाती है। ये भाषा विश्व में संस्कृत के नाम से जानी जाती है। संस्कृत हमारे देवों की वाणी है, ऐसा कहा जाता है। अस्माकम रामायण, हमारा रामायण, महाभारत, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि चा और अन्य, महाकाव्य, महाकाव्य, नाट्यादीन नाटक, अस्यामेव इसी भाषायाम, भाषा में लिखितान संत लिखे गए हैं। मतलब हमारा रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य चा जो महान महाकाव्य नाटक है ना वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। यमेव भाषा, ये भाषा सर्वा सामार्य भाषाराम यानी कि सभी आर्य भाषाओं की जननीत जननी मान्यते मानी जाती है, भाषा तत्व विद्धि यानी कि भाषा विज्ञानियों द्वारा। तो ये भाषा विज्ञानियों के द्वारा ये भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है।
संस्कृतस्य संस्कृत का गौरवम गौरम गौरव बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम बहुत प्रकार के ज्ञान का होना, व्यापकत्वम और इसकी व्यापकता, नाचा कश्यप वो किसी के दृष्टर विषयत छिपी नहीं है। मतलब संस्कृत का गौरव, उसमें बहुत प्रकार के ज्ञान का होना और इसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को दृष्ट पथमानीय ध्यान में रखते हुए सम्य गुप्ताचार्य परवरेण यानी कि आचार्य दंडी जी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम संस्कृत नाम दैवी, नाम को दैवी देवों की वागन वाख्याता उनकी वाणी कहा गया है महर्षिभियों द्वारा। मतलब संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य दंडी जी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत जो है वो देवियों की वाणी है, वो देवताओं की वाणी है। ठीक है, चलो भैया आप संदर्भ देखते हैं। देखो जब इसका संदर्भ लिखेंगे ना वही सेम प्रोसेस, फर्स्ट वर्ड धन्यवयम, लास्ट वर्ड महर्षिभि। देखो ऐसे लिख देंगे धन्यवयम डॉट 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 वागन्य वाख्याता महर्षिभि। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, ये किस पाठ का है। तो देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। ये संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है, बस इतना लिख दो भैया। ऐसे संदर्भ लिखना है। कोई दूसरा चैप्टर आता है तो आप चैप्टर का नाम चेंज कर देना, बाकी सेम कर देना। दूसरा अनुवाद देख लो, हिंदी अनुवाद जो मैंने बताया। देखो ये भारत देश धन्य है जहां मनुष्य के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान काल में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। आगे और भी है। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी यानी कि देवताओं की वाणी या देवताओं की भाषा कहा है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे देता हूं। ये देखो इसको नोट करो और इसको नोट करो। अब हम चलेंगे अपने संस्कृत पद्यांश पे जो हमारा 100% फिक्स टॉपिक होता है। देखो संस्कृत पद्यांश 7 नंबर का आता है और आपके संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, उसी चैप्टर से पद्यांश आते हैं, एक ना एक जरूर आता है। उस पूरे चैप्टर के श्लोक को पढ़ दो। बाकी 1-2 चैप्टर है जिसमें एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना भाई, काम हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम वर्जेता दृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। मतलब ये सुभाषित रत्नान का ही हमारा है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है, फिर आपको अनुवाद हिंदी में लिख देना है बस। तो देखो परोक्षे कार्य हंतारम मतलब जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, प्रत्यक्षे प्रियवादनम और सामने मीठा बोलने वाला हो, वर्जेता दृशम मित्रम उस मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम मतलब विष से भरे घड़े को त्याग देते हैं जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो। मतलब जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो और सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग दो जैसे विष से भरे घड़े को त्याग देते हैं जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा होता है। तो ऐसे लिख दो परोक्षे कार्य हंतारम डॉट 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 करके पयोमुखम। अब पहले संदर्भ लिखो। देखो प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। बस यही हो गया आपका संदर्भ। चलो इसका हिंदी अनुवाद देख लो बेटा। ये देखो अनुवाद, दूसरा हमारा अनुवाद हो गया। दूसरा लिखना या ना लिखना कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हो गया ये भैया। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम हिंदी व्याकरण वाले पोर्शन पे चलते हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले 2 नंबर का आएगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। सबसे पहला हमारा मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। यही इतना आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, बाकी आपको करना होगा इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो देखो अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना।
ये आपको लिखना है। फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल के लिख देना, आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, बस ऐसे लिख देना। दूसरा देखो, ईद का चांद होना मतलब अधिक दिनों में दिखाई देना। वाक्य प्रयोग देख लो भैया, भाई विपिन जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गए हो। मतलब ये क्वेश्चन आपका इस वाक्य में आना चाहिए, तभी वाक्य प्रयोग को बिल्कुल सही माना जाएगा। तो नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो अब चलते हैं आपठित गद्यांश पे। आपठित गद्यांश में क्या होगा, बेसिकली ये 5 नंबर का आता है। इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया, जैसे यहां से लेकर, हाँ ये पूरा गद्यांश इधर दे दिया गया, इस साइड में देखो ये गद्यांश दिया गया। इधर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में ही मिलेगा। ठीक है, चलो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, फिर लिखते हैं। चलो, ये सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु ये उनकी वास्तविक समस्या नहीं है, उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। ये मान लिया जाता है कि यह व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। क्वेश्चन क्या है, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है? तो देखो बेटा, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या, उसकी वास्तविक समस्या मानसिक है, बस यही लिख दो, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं? तो वो क्यों मान लिए जाएंगे सामाजिक रूप से अनुपयोगी? क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। जैसे किसी के चाचा हैं, आपके चाचा हैं, अभी वो यंग हैं तो पैसे कमा रहे हैं, तो लोग, घर वाले खूब प्यार करते हैं, अरे भैया बहुत अच्छे हैं। जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम हुआ या वो पैसे कमा नहीं पाएंगे ना, लोग उनको फालतू मान लेंगे, यार तू फालतू बैठा रहता है, तू कुछ नहीं करता, बस खाली खाता रहता है। तो जब तक आर्थिक उपयोगिता में कमी नहीं आती है तब तक वो अच्छा रहता है, जैसे ही कमी आती है वो फालतू मान लिए जाते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है। तीसरा देख लो, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है? तो देखो यहां पे लिखा है, वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसी मानसिक पीड़ा होती है। मतलब जब व्यक्ति कमा रहा था, अब बेचारा नहीं कमा रहा है ना, तो उसको लोग फालतू, नजरों में बोझ, ये सब मान लेते हैं, अनुपयोगी ना, तो उसको पीड़ा होती है कि ऐसा क्यों मान रहे हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यही पहले ऐसे लिखेंगे, ये है सत्य है, डॉट 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 करके पीड़ा होती है। जैसे गद्यांश में हम करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। देखो ध्यान से, ये रहा आपका, आजा, ये देखो भाई, ये है सत्य है, डॉट 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 करके पीड़ा होती है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है? तो देखो वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है, बस ये लिख देना। दूसरा क्वेश्चन हमारा था वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं? तो जैसे ही वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। तीसरा देख लो बेटा, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है? तो वरिष्ठ नागरिक को समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। तो बेटा आपका 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 5 नंबर ये आपके नाम हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना। अरे कहां पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ मेहनत करो। चलो अगला टॉपिक, शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब होता है 2 शब्दों का जोड़ा। 2 नंबर का ये रहेगा। मतलब आपको करना क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है पुरुष परुष, इसका सही अर्थ क्या होगा वो आपको लिखना है। जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो फर्स्ट है नर और नारी, सेकंड है आदमी और फरसा, थर्ड है पुरुष और पैसा, फोर्थ है आदमी और कठोर। तो भैया इसका राइट आंसर होगा, अब इसका राइट आंसर तो आप ही लोग बताएंगे, नहीं हम बता देते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। पुरुष का मतलब आदमी, परुष का मतलब कठोर, बस हो गया। दूसरा ग्रह है ग्रह, इस ग्रह का मतलब घर और इसका मतलब नक्षत्र, सिंपल सा है। तो घर और नक्षत्र, घर और गृहस्थी, गिरोह और घर, और गांव और घर। भैया ग्रह का मतलब होता है घर और ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करके लिखना होता है, बाकी कुछ नहीं करना। चलो बेटा अगला टॉपिक देख लो। अनेकार्थी शब्द का मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे
अंबर, अंबर को हम आकाश और वस्त्र के नाम से जानते हैं। कर, कर को हम ओला, हाथ, टैक्स, किरण, कार्य करने का आदेश, हाथी की सूंड, इन नामों से जानते हैं। आपको 2 ही लिखना होता है, वहां पे मैंने 4-5 बता दिया। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 2 नंबर का आता है। जैसे फर्स्ट है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? इंद्रियवान, विजेता, जितेंद्रिय या संत। भैया जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय होता है। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा, जीवित रहने की उत्कट इच्छा, उसको क्या बोलते हैं? जिजीविषा, जीवन, जीवनी शक्ति या महत्वाकांक्षा। भैया इसको हम लोग बोलते हैं, कहां गया भाई? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, जिजीविषा। जीवित रहने की उत्कट इच्छा जो होती है ना, उसको हम लोग जिजीविषा बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। वाक्य संशोधन, संशोधन का मतलब क्या होता है? संशोधन का मतलब सही करके लिखना। तो वाक्य में गलती होगी उसको सही करके लिखना होता है। जैसे देखो वाक्य संशोधन 2 नंबर का आता है। जैसे फर्स्ट है, मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूं, यही क्वेश्चन आएगा। आपको सही करके कैसे लिखना है? मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूं, अनेकों को अनेक कर देना बस। दूसरा, सीता ने पुस्तक लिखा, नहीं बेटा सीता लड़की है तो सीता ने पुस्तक लिखी, ये गलत है, ये सही है। ऐसे गलत दिया जाएगा, सही करके आपको लिखना होगा, गलत सही कम करना होगा। चलो अब चलते हैं अपने रस छंद अलंकार पे बेटा। देखो रस छंद अलंकार दोनों मिलाकर 6 नंबर के आते हैं, जिसमें रस होगा 2 नंबर का, छंद होगा 2 नंबर का, अलंकार होगा 2 नंबर का, 6 नंबर। और मैंने तीनों को एक ही वीडियो में बता रखा, जितना रस होता है, जितना छंद, जितना अलंकार, तीनों को मैंने एक वीडियो में बता रखा। चुपके से मैं बता रहा हूं, 6 नंबर कंप्लीट करना है, 15 से 20 मिनट का वीडियो जाकर देख लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिलेगा, जाकर देख लो, 6 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली मैं यहाँ पे एक एक तीनों का बताऊंगा, वहां पे मैंने सारे बता रखे हैं। आपके हाथ में है कि आप 6 नंबर कंप्लीट करना है कि नहीं करना। चलो हास्य रस को मैंने लिया है, 2 नंबर का आता है। तो पहले आपको परिभाषा और उदाहरण 2 चीजें इसमें लिखनी होती है। तो देखो हास्य रस का स्थायी भाव हास है, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। मतलब हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है ना, तो हास्य रस कहलाता है। उदाहरण देख लो, जैसे नानावान नाना वेशा, विहसे शिव समास निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। ये शिव भगवान जो हमारे शंकर भगवान जी है ना, उनकी शादी हो रही थी। अब उनका हुलिया देखकर जो बारात, जो घर वाले हैं ना, लड़की वाले, वहां पे सोच रहे थे भाई ये सांप वाप लटकाए हैं, ये कैसा हुलिया बनाए हैं, दूल्हा कैसा है। तो वही की ये लाइन है, थोड़ा हास्यमय लाइन है, तो हास्य रस का बिल्कुल सही उदाहरण है। वैसे अगर आपने कोई और उदाहरण याद कर रखा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी लिख सकते हो। छंद में देखो मैंने दोहा ले रखा है, छंद में 2 नंबर का ये भी आता है, उसमें मैंने सारा बता रखा है। देखो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। चलो उदाहरण देख लो, जैसे मात्राएं गिनना भी बताना होगा। जैसे देखो मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युत होई, ये आपका उदाहरण है। चलो मेरी मां के ऊपर ए है तो 2 इसका होगा, रा पर बड़ी का है 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13। देखो पहले चरण में 13 हो गई। देखो इसमें जा परा का मात्रा है 2, ये अकेले सिंगल है, 1 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 और 2 10 1 11 2 13, इसमें भी हो गया। अब दूसरे और चौथे में 11 11 होगा। देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 और यहाँ पे 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। ठीक है, ये जो होई है ना, इसको छोटी ही कर दीजिएगा, होई। ठीक है, तो इस तरह से आपको मात्राएं गिनना है। कोई दूसरा आपने याद कर रखा है तो बेसिकली आप उसको भी लिख सकते हो। तो ये दोहा का एग्जाम्पल हो गया, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। अब ये मात्राएं गिनना भी मैंने सिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑफकोर्स। चलो बेटा अलंकार पे चलते हैं। देखो मैंने अभी यहाँ पे एक एक बताया है ना, आगे चलकर मैं आपको बहुत सारे बताने वाला हूं, और मैंने सारा रस छंद अलंकार एक वीडियो में बता रखा है, वो भी मैंने बताया।
चलो उपमा अलंकार, अलंकार में मैंने उपमा अलंकार को ले रखा है। देख लो बेसिकली ये होता क्या है। देखो, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए ना, वहां पे उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देख लो बेटा, हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि जी के जो पैर हैं वो कमल के समान कोमल हैं। तो स्पष्टीकरण लिख देना। देखो, उपमेय जो है इसमें हरिपद होगा, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। तो हरि जी के पैर की तुलना की जा रही है, ये उपमेय होगा। उपमान क्या होगा? कमल, जिससे तुलना की जाए उपमान होगा, तो उसकी तुलना कमल से की जा रही है तो कमल उपमान है। साधारण धर्म जो होगा ये कोमल होगा, जो उसकी विशेषता है ना कोमल है, वाचक शब्द से होगा। बस हो गया, ऐसे लिख दोगे, स्पष्टीकरण लिख दोगे, 2 नंबर आपके नाम हो जाएगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो, हम बढ़ने के लिए ही आगे बढ़े हैं, कुछ बड़ा करने के लिए ही हैं। अब आता है बेटा पत्र लेखन की बात करते हैं। पत्र लेखन ये बेसिकली आता है 6 नंबर का, और हमने एक पत्र यहां पे ले रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में कंप्लीट करवाने वाला हूं। वैसे अगर आपको सारे पत्र चाहिए ना तो आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लो भाई। चलो हम देखते हैं अपने पत्र को। देखो, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखो। मतलब संक्रामक रोग लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में, ठीक है, सेवा में मैंने लिखा। फिर आप लिखिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा। देखो हम गोंडा से हैं तो मैंने गोंडा लिख दिया, आप जहां से हैं वो लिख सकते हैं। तो पहले सेवा में लिखो, फिर आप किसको पत्र लिख रहे हो? हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। कहां के हैं? गोंडा। बस हो गया। विषय क्या है भैया? आपका सब्जेक्ट क्या है? किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो? तो हम लिख रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सरकारी अस्पताल में दवाइयों का अभाव है, संक्रामक बीमारियों की दवाइयों की कमी है, और इसी कमी के कारण संक्रामक रोग बढ़ता जा रहा है, तो इसी के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। महोदय लिख दो भाई, और अपना पूरा दुख कथा सुनाओ। देखो, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू ज्वर, मलेरिया, टीबी तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपनी चरम बिंदु पर हैं। आगे देख लो बेटा, इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वही डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम जन की पहुंच से बाहर है। इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ उठा सके। धन्यवाद सहित दिनांक डाल देना, और यहां पे भौदिये लिखकर काखागा लिख देना। मेरे कहने का मतलब है बेटा, ये देखो, पहले आपको लिखना है सेवा में, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनको लिखना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, फिर विषय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। विषय बहुत जरूरी है लिखना, फिर महोदय लिखो और अपनी प्रॉब्लम को पूरा यहां पे एक्सप्लेन करो। लास्ट में उनसे अनुरोध करो, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ उठा सके। धन्यवाद दे दीजिए, दिनांक लिख दीजिए और भौदिये लिखकर काखागा लिख दीजिए। काम हो गया। तो 18 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपने निबंध पर बच्चों, निबंध लेखन पर, जो लास्ट टॉपिक होगा, और उसी के बाद हमारा ये क्लास फिनिश हो जाएगा। चलिए भैया निबंध देखते हैं कैसे लिखते हैं, निबंध में क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको देखते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, निबंध जो है ना ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाता है और आज हम लिखेंगे भ्रष्टाचार कारण और निवारण पर निबंध। भ्रष्टाचार जो करप्शन है उस पर आज हम निबंध लिखेंगे। निबंध में हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको लिखना होता है रूपरेखा। रूपरेखा में आप वो लिखेंगे जो आप निबंध में हेडिंग डालेंगे। जैसे फर्स्ट है प्रस्तावना, दूसरा है भ्रष्टाचार का अर्थ, तीसरा है भ्रष्टाचार के कारण, चौथा है सरकारी न्याय तंत्र में शिथिलता, पांचवा है प्रशासन में भ्रष्टाचार, छठवां है भ्रष्टाचार का समाधान और सातवां है उपसंहार। ये आपको हेडिंग लिखना होता है रूपरेखा में। प्रस्तावना और उपसंहार आपका हेडिंग जरूर होना चाहिए, चाहे आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं। चलो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार है क्या। देखो, भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात नैतिकता और कानून के विरुद्ध आचरण। जब व्यक्ति को ना तो अंदर की लज्जा या धर्माधर्म का ज्ञान रहता है और ना बाहर का डर रहता है, तो वो संसार में जघन्य से जघन्य पाप कर सकता है, अपने देश, जाति व समाज को बड़ी से बड़ी हानि पहुंचा सकता है और मानवता को भी कलंकित कर सकता है। दुर्भाग्य से आज भारत इस भ्रष्टाचारी सहस्त्रों मुख्य वाले दानों के जबड़े में फंसकर तेजी से विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। ये प्रस्तावना हो गया बेटा। देखो, मैं पढ़ते हुए चल रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है ये देख लो। भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट एवं आचरण दो शब्दों से मिलकर बना है। भ्रष्ट का अर्थ है बिगड़ा हुआ तथा आचार का अर्थ है आचरण या व्यवहार। इस प्रकार भ्रष्टाचार का अर्थ हुआ भ्रष्ट आचरण या बिगड़ा हुआ व्यवहार। समाज में विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति से जिस निष्ठा एवं ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है उसका ना होना ही भ्रष्टाचार है। मोटे तौर पर घूस लेना, पक्षपात करना, सार्वजनिक धन एवं संपत्ति का दुरुपयोग करना तथा स्वेच्छानुसार किसी को भी नियम विरुद्ध लाभ या हानि पहुंचाना आदि भ्रष्टाचार कहलाते हैं। अगला हेडिंग हमारा है भ्रष्टाचार के कारण क्या है। आखिर क्या कारण है कि भ्रष्टाचार फैल रहा है। देखो, भ्रष्टाचार की समस्या से छोटे बड़े सरकारी तथा गैर सरकारी सभी व्यक्ति पीड़ित हैं। इसलिए सरकारी, संस्थागत एवं व्यक्तिगत स्तर पर इसके कारणों को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि राष्ट्रीय आपदा एवं संघर्ष के अवसर पर हमारे जीवन में श्रेष्ठ मूल्यों जैसे एकता, त्याग, बलिदान इत्यादि की भावनाएं विद्यमान रहती हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के समय हमारे समाज में भी नैतिक स्तर ऊंचा था। सभी स्वार्थ एवं वर्गभेद मिटाकर देश के लिए कुछ कर गुजरने को तत्पर थे, किंतु स्वतंत्रता के बाद देश के नैतिक और चारित्रिक स्तर में गिरावट आई। उपभोग के साधनों के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होती है। आगे देखो, इसलिए किसी भी प्रकार धन एकत्रित करना ही मनुष्य का उद्देश्य होता गया। विद्यालय और परिवार अपने सदस्यों को नैतिकता सिखाने में असमर्थ हो गए। इसी कारण देश व समाज में भ्रष्ट वातावरण व्याप्त होता गया। आगे देखो बेटा, देखिए स्टूडेंट, अगला जो हमारा हेडिंग है वो है सरकारी न्याय तंत्र में शिथिलता। देखिए, इसका मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले व्यक्ति को इससे रोकने में या तो नीति ज्ञान सहायक होता है या समाज का दंड विधान। ये बात सही है कि जब मनुष्य की आत्मा उचित अनुचित का निर्णय करने योग्य नहीं रहती तथा जब नीति के बंधन शिथिल हो जाते हैं तब दंड की कठोरता का डर व्यक्ति को बुराइयों से रोकता है। लेकिन हमारी न्याय पद्धति एवं न्याय व्यवस्था इतनी शिथिल है कि अपराध का निर्णय बहुत विलंब से होता है। मतलब जो लोग भ्रष्टाचारी होते हैं ना, जो करप्शन लेते हैं, उनका जो निर्णय होता है बहुत देर से मतलब उनको दंड मिलता है, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा शिथिल है। आगे देखिए, सरकारी स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में शक्तिशाली विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। मतलब जो सरकारी स्तर का भ्रष्टाचार है ना, जो सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचारी होते हैं, उनको रोकने के लिए एक शक्तिशाली विपक्ष जो है वो कारगर साबित हो सकता है। जैसे आज सरकार है बीजेपी की, अब जो कांग्रेस वाले हैं ना, उस पर उस मुद्दे को उठाकर वो लोग जो है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने लोकतंत्र की स्थापना तो कर ली, किंतु अभी तक सशक्त एवं रचनात्मक विपक्ष की महत्व को नहीं समझ पाए। विपक्ष चाहे तो वो सरकार के मनमाने आचरण पर अंकुश लगा सकता है। अगर विपक्ष वाले चाहें तो सरकार का जो मनमाना आचरण है ना, उस पर वो अंकुश लगा सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं
क्योंकि लोकसभा और ये सब जो है ना उसी के लिए। पांचवा देखिए, प्रशासन में भ्रष्टाचार। देखो जो आपने रूपरेखा में लिखा था ना एक एक हेडिंग, वही हेडिंग यहां पे डालना है बेटा, ये ध्यान रखना। तो देखो भारत में बहुदलीय लोकतंत्रीय राज्य व्यवस्था है। अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल हर बार चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए प्रचुर साधनों एवं धन की आवश्यकता होती है। यह धन दलों को चंदा द्वारा प्राप्त होता है। चुनावों के लिए चंदा देकर बड़े बड़े पूंजीपति किसी दल की सरकार बनने पर उससे अनुचित लाभ उठाते हैं। वे पर्याप्त धन चंदे में इसलिए देते हैं ताकि चंदे में दी गई संपत्ति के बदले वो लाभ उठा सकें। मतलब वो चंदा देते हैं, उसको नेता बना देंगे, बाद में उसी का वो लाभ उठाएंगे। लास्ट वाला जो हेडिंग रहेगा इसमें रहेगा उपसंहार। शायद यहां पे प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन यहां पे आपको लास्ट हेडिंग डालना है उपसंहार, और उसमें लिखना है कि भ्रष्टाचार को कैसे रोकें, क्या होता है, ये सब हमें उपसंहार में लिखना होता है। लास्ट वाला हेडिंग आपका यही रहेगा, तो वो आप लोग खुद से लिख लेना, या मैं आपको अलग से भी इस निबंध को बता दूंगा, वहां पे मैं लिखकर बता दूंगा, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे 100 नंबर के हिंदी का जो पेपर था, पूरे 100 नंबर के टॉपिक को मैंने इस वीडियो में बताया। 1 घंटे से ज्यादा की क्लास ये हो चुकी है, लेकिन जो खंड का था और खंड खा जो था, इन दोनों को मैंने एक वीडियो में पढ़ा दिया। टाइम भले ही लग गया, लेकिन क्लास बहुत स्पेशल था। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।